अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। पिछले दिनों से मजदूर समाचार ने कोशिश की है कि जो ईएसआईसी का एक खास मामला है और उस पे मजदूरों के बीच, आम मेहनतकश जनता के बीच एक हलचल है। उस हलचल में जो मजदूर वर्ग के पक्षधर बुद्धिजीवी हैं, उनकी राय सलाह लेकर पूरे ईएसआईसी मामले को समझना और आम जनता तक उन बातों को ले जाना, ये कोशिश मजदूर समाचार कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं मजदूर मोर्चा अखबार के संपादक सतीश कुमार जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय से मजदूरों के लिए उनके बातों, उनके विचारों, उनके समाचारों, उनके अधिकारों, उनके हकों हकूक़ को लेकर लगातार संघर्ष भी किया है। और बाकी खुद बताएंगे सतीश जी अपने बारे में। लेकिन जो हमने जाना है, एक अखबार मजदूर मोर्चा जो कि लंबे समय से एक सतत प्रक्रिया में मजदूर मामलों को उठाता रहा है और ईएसआईसी पे भी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे समाचार, बहुत सारे विचार इन्होंने जनता तक पेश किया है, जनता को बताया है। और आज जो ईएसआईसी का मामला है उस पर हम और जानकारी हासिल करेंगे सतीश जी से। तो आपका स्वागत है हमारे इस मजदूर समाचार चैनल पर। अब हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि आम जो मेहनतकश जनता है वो क्या समझे कि ईएसआईसी क्या है? आप कैसे बताना चाहेंगे? मैं ये नहीं समझता कि मजदूर को पता नहीं है। जो मजदूर किसी भी कारखाने में काम करता है तो उसका हर महीने उसके वेतन से पैसा कटता है। पहले ये पैसा 2.25% कटता था, अब शायद वो 0.25% कटता है। और बाकी मालिक का मिला के 6.5% कटता था, अब वो 4.5 रह गया है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ये परिवर्तन जो कटौती में हुआ है, ये करीब एक सवा साल पहले ये परिवर्तन हुआ है। और मजदूर द्वारा पैसा दिया जाना या ये सही जो पैसा काटता है मजदूर से पूरे देश भर में, इस कटौती से ईएसआई के खजाने में आज की तारीख में 1,17,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हो चुका है। ध्यान देने की बात है, 1,17,000 करोड़ रुपया आज ईएसआई के खजाने में पड़ा हुआ है। और उसके बावजूद मजदूरों को जो चिकित्सा सेवा मिल रही है, उसकी जो दुर्दशा है वो देखने लायक है। ये तो शुक्र है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चल पड़ा और इससे मजदूर को काफ़ी बड़ी राहत मिली है। और ये राहत भी पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है कि एक बड़ा अस्पताल जो आपके बड़े से बड़े विशेषज्ञों को बिठाया गया है, बड़ी ऊपर की जो विशेष बीमारियां हैं उनके लिए अपने अस्पताल खोला है बड़ा। और वहाँ पे आप कुत्ता काटे का इंजेक्शन लगवाने आओ या एक आपकी हड्डी टूट गई उसको ठीक कराने आओ या खांसी जुकाम का इलाज कराने आओ, तो वर्कलोड बढ़ जाता है। ये काम डिस्पेंसरियों का और एक छोटे अस्पताल का काम होता है जो यहाँ पे नाकारा स्थिति में पड़े हुए हैं। कम से कम भी अगर मुझे ठीक से याद है तो फरीदाबाद ज़िले में कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 15 डिस्पेंसरियाँ तो ज़रूर होंगी, ये घटती बढ़ती भी रहती हैं। और एक अस्पताल जो सेक्टर 8 में है, वो भी 40-45 साल से 200 बेड का अस्पताल है, जिसमें मैंने नहीं देखा कभी 15-20 से अधिक मजदूर मरीज वहाँ पे दाखिल रहे हों। ना तो वहाँ डॉक्टर पर्याप्त हैं, ना वहाँ स्टाफ पर्याप्त है। ऑपरेशन थिएटर को ताला लगा हुआ है और बुरा हाल बाँके धाड़ी है वहाँ पे तो। और खाली पड़ी बिल्डिंग सत्यानाश हो गई है। अब नई बिल्डिंग बनाने के लिए अब नया बजट बनाया जा रहा है। 10-12 करोड़ रुपए उस पर लगेंगे और वो फिर बर्बाद हो जाएंगे। 10 एकड़ का रकबे में वो अस्पताल खड़ा हुआ है, जबकि मेडिकल कॉलेज को कम से कम इतनी ही जगह और चाहिए ताकि वो सेवा का विस्तार कर सकें। और ये जितनी तमाम डिस्पेंसरियां हैं, ये अगर सुचारू रूप से चलें तो इस मेडिकल कॉलेज में एक बेहतर इलाज हो सकता है। और छोटे बीमारियों के लिए, छोटे इलाजों के लिए वो सेक्टर 8 का अस्पताल भी सही ढंग से चल सकता है। तो अगर ये दरअसल समझने वाली बात ये है कि जो मेडिकल कॉलेज है, ये सीधे तौर पर ईएसआई कॉरपोरेशन दिल्ली से बैठ के चला रहा है। सीधा नियंत्रण उसका है, हरियाणा सरकार का कोई दखल नहीं है। जबकि
सेक्टर 8 वाला वे तमाम डिस्पेंसरियां हरियाणा सरकार के अंडर में हैं। हरियाणा सरकार उनको चला रही है और पूरे खर्च का जो है 7 हिस्से ईएसआई कॉरपोरेशन अदा करती है और 1 हिस्सा हरियाणा सरकार खर्च करने का दावा करती है। यानी कि टोटल खर्च अगर 8 रुपये है तो 1 रुपया हरियाणा सरकार और 7 रुपये कॉरपोरेशन का लगता है। बाकी लंबी कहानी है और इसमें जो बजट बनता है वो कैसे बनता है, कितना बनना चाहिए, वो काफ़ी विस्तार की बात है। अगर आप कहें तो मैं उस पे भी कह सकता हूँ। आप बता रहे थे कि डिस्पेंसरियों के हालात बहुत ख़राब हैं और जो सेक्टर 8 में अस्पताल है उसका हालात बहुत ख़राब है। तो इसका क्या कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या है कि जो इनके हालात ख़राब हैं? हालत ख़राब का तो एक ही कारण है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। भाई कौन चला रहा है? हरियाणा सरकार चला रही है और हरियाणा सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं, चोर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, काम करना नहीं चाहते। मजे की बात यह कि उनका पैसा नहीं लग रहा। केवल 8 रुपए का बजट बनता है तो 1 रुपया उनका है, 7 रुपए कॉरपोरेशन दे रही है, लेकिन नहीं करना। जो आज 25-26 लाख मजदूरों की संख्या है पूरे हरियाणा में जिनका कंट्रीब्यूशन ईएसआई कटती है उनके लिए जितना बजट बनना चाहिए, कम से कम 1200 करोड़ का बजट बनना जरूरी है उनके लिए। उनको कितने डॉक्टर चाहिए, कितने पैरामेडिकल चाहिए, कितना क्या चाहिए, उसके लिए पूरी करने के लिए 1200 करोड़ का बजट चाहिए। और ये बजट बनाएंगे कितने का? 150 करोड़ का, 250 करोड़ का। इस बार अधिक से अधिक बना दिया 200 करोड़ का। वो भी पूरा खर्च नहीं करते, उसमें भी बच जाता है। क्यों नहीं करते? मान लो अगर ये 1200 करोड़ का बजट बनाते हैं तो 150 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार को देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। अपने 150 करोड़ बचाने के लिए ये सरकार का जो कॉरपोरेशन से पैसा आना है, यानी 1050 करोड़ जो आना था वो नहीं आएगा। आप अगर खाली 200 करोड़ का बजट बना रहे हो तो आपको तो कितना बनेगा? 12-13 करोड़ रुपया आपका पड़ेगा, बाकी वहाँ से आ जाएगा सेंटर से। तो वो टोटल बजट को इतना बनाएंगे कि आपको 12-14-15 करोड़ से ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। तो ये एक मतलब मूर्खता की एक इंतहा है। सरकार कॉरपोरेशन पैसा देने को तैयार है पर ये पैसा लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनको तकलीफ है इस चीज़ में और छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर आज कॉरपोरेशन कहे कि आप ये छोड़ दीजिए, हम चला लेंगे, नहीं वो भी नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है कि ये 3 नंबर का जो अस्पताल है मेडिकल कॉलेज के, देते वक्त कितने कितने ड्रामेबाजी तत्कालीन सरकार ने की थी। कभी श्रम मंत्री अड़ जाए तो कभी वो अड़ जाए, कभी दुनिया भर के ड्रामे होने के बाद इसका हस्तांतरण हुआ था उस वक्त। तो वही ड्रामे आज हैं। तो ये दोनों डबल इंजन की सरकार आज के दिन चल रही है और आज भी इनकी नीयत अगर साफ हो तो सब काम हो सकते हैं। आपने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट अगर 8वां हिस्सा भी खर्च कर सके, बजट का 8वां हिस्सा भी थोड़ा बढ़ के खर्च करे, तो डिस्पेंसरियों की और सेक्टर 8 वाले अस्पताल के हालात बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रही है। ये बात समझ में आई। आप केंद्र सरकार की भी कोई कमी खामी या योगदान को चिन्हित करना चाहेंगे हाँ, इस मामले केंद्र में? सरकार की भी खामियां हैं, इसमें भी कोई कमी नहीं है। अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल आपका चल रहा है और जितना भी स्टाफ इसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन उनकी भी दिक्कतें हैं। जितना स्टाफ होना चाहिए उतना स्टाफ महीने में मुश्किल से 10-20-30 ही होती थी। आज यहाँ सैकड़ों डिलीवरियाँ हर महीने, हज़ारों डिलीवरियाँ, 10-10 हज़ार साल में डिलीवरी हो रही हैं। और जहाँ 150 भी पेशेंट दाखिल नहीं होते थे, आज यहाँ 7-8 6-6 700 पेशेंट दाखिल हैं। पहले आईसीयू यहाँ पे नहीं थी तो नहीं थी, अब यहाँ पे आईसीयू भी आपकी 40-50 की फुल रहती है। पहले एक टूटी-फूटी सी एक्स-रे मशीन थी, तो उस पे ही रख दो, उस पे ही लोग दुखी होते रहते थे। अब आपके यहाँ एमआरआई भी है, सीटी स्कैन भी है, अल्ट्रासाउंड की कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 5 मशीनें लगी हुई हैं और उनमें भी नंबर नहीं आता। मतलब कितनी कमी थी और अब ये भी कम लग रही हैं। यानी सेवाओं का तो अभाव रहा ही है। अब सेवाएं आने लगी हैं तो मजदूर भी आने लगे हैं, वरना पहले कौन इनसे आके मत्था मारे, कौन यहाँ अपनी दिहाड़ी खराब करे, फिर जाके इनसे रेफर करा के बाहर एक्सरे कराए, बाहर अल्ट्रासाउंड कराए और अल्ट्रासाउंड करा के वो क्या रिफंड के चक्कर में घूमता रहे। कोई नहीं करता था। अपना आप जिसने मरना है मर ले, जीना है जी ले, पैसे हों तो अपना इलाज करा ले, नहीं तो नमस्ते।
तो ये चीज़ें हैं। आज भी अगर पूरा स्टाफ यहाँ दिया जाए, पूरी सुविधाएँ यहाँ दी जाएँ, तो और बेहतर ही कर सकते हैं और अभी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जो रेफ़रल होता था, जो दूसरे अस्पतालों को रेफ़र करते थे, वो बहुत कम हो गया है। रेफ़र में जो सैकड़ों करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन अदा करती थी इन व्यापारी अस्पतालों को, वो भी घटता चला गया है। अब व्यापारी अस्पतालों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जो मुफ़्त का माल मारते थे ईएसआई से, वो क्या नाम कम हो गया। और इस जो बिलों में, रेफ़रल बिलों में जो पेमेंट होती थी प्राइवेट हॉस्पिटलों को, उसमें जैसा इस देश में प्रथा है कमीशनखोरी, वो तो होती ही है। और वो जो लोग कमीशन खाते थे, उनको भी तकलीफ़ अब हो रही होगी। तो कॉमरेड, अगला सवाल ये कि पिछले दिनों भी जब कोरोना पीक पे आया, उसके मामले बढ़ने लगे, तो ईएसआई हॉस्पिटल को सरकार ने अपने कब्जे में लेके वो कोरोना मरीजों के लिए एक तरीके से रिजर्व कर दिया। और आम जो फरीदाबाद के हजारों की संख्या में जो आम मजदूर रोज अपने दांत की समस्या, कान की समस्या, आँख की समस्या, पेट की समस्या, हड्डी की समस्या के लिए जो ईएसआई अस्पताल में जाते थे, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए। और उनमें से भी जो कोरोना के भी पेशेंट होते थे, मजदूरों में से भी, उनके लिए फिर वहाँ पे बिस्तर नहीं तो ऑक्सीजन नहीं और इस तरह की बातें। और फिर से हाल में वही हालात होने जा रहे हैं। अब जब ओमिक्रॉन का मामले बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर से इसी तरह की बात आई है कि डीसी साहब ने कोई अस्पताल को नोटिस किया है कि भाई इस तरह की तैयारी रखें। गवर्नमेंट में कुछ चर्चा है, मजदूरों में भी चर्चा है, अभी एक विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तो इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं, जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरा अस्पताल ही मजदूरों के अंशदान से बना है और सारा उसमें, तो मतलब आपके शब्दों में। ये बात तो क्लियर हो चुकी है हम्म। और वाज़ेह कर दूँ कि ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जाने वाले तमाम मेडिकल सर्विसेज, चिकित्सा सेवाएँ जो हैं, वो मज़दूर के पैसे से चलती है। आज जो मैंने अभी ज़िक्र किया, 1,17,000 करोड़ रुपया जो आज खजाने में ईएसआई के है, वो मज़दूर के द्वारा दिया गया अंशदान है। 1952 में ये एक्ट बना था, भारत की पार्लियामेंट द्वारा एक्ट पास किया गया था, जिसके अनुसार ये मज़दूर से अंशदान वसूली की जाती है। इसमें किसी भी सरकार की कोई चवन्नी नहीं लगी हुई, तमाम पैसा मज़दूर का लगा हुआ है। और उसी पैसे से पंच तारा सुविधाएं भोगने वाला अफसर जो बैठा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक, चपरासी से लेकर मंत्री तक के खर्चे, अयाशियां, ये मजदूर के पैसे से ही पूरी की जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब मजदूर के पैसे से आप ये चला रहे हैं, तो ये अस्पताल को आप सरकारी नहीं कह सकते। ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो सरकार कॉरपोरेशन चला रही है, ये सरकारी नहीं है। बीके अस्पताल सरकारी है, रोहतक का मेडिकल कॉलेज सरकारी हो सकता है। ये मेवात में जो मेडिकल कॉलेज है, गोहाना में जो मेडिकल कॉलेज है, ये सरकारी कहलाए जाएंगे, ये सरकारी हैं। ईएसआई का मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं है, पूर्णतया मजदूर के पैसे से कॉरपोरेशन चला रही है। और यहाँ ये भी समझना जरूरी है, कई लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है, भाई सरकार, अरे सरकार नहीं भाई, ये कॉरपोरेशन है। इस कॉरपोरेशन के में कम से कम 15 नुमाइंदे मजदूरों के हैं, तो 15 मालिकों के हैं, तो 12-14 सरकार के नुमाइंदे हैं। एक तरह से उनको मिला के कॉरपोरेशन बनाई गई है। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि जो कॉरपोरेशन में मजदूरों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो इतने सक्रिय नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। वो कोई कदम उठाने की या तो उनको फुर्सत नहीं है, या उनको समझ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से इक्का दुक्का मेंबर जो हैं वो कुछ कहने की बात कोशिश करते हैं। अभी बीते दिनों एटक की जो सदस्य हैं, एटक की तरफ से कॉमरेड अमरजीत कौर, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कड़ा पत्र सरकार को, डीजी, ईएसआई को और केंद्रीय मंत्री वगैरह को लिखा है, भाई आप क्या कर रहे हो, ये मजदूरों की प्रीपेड सेवा है। जिस तरह आप अपने मोबाइल में प्रीपेड कार्ड डलवाते हो तो पैसे पहले देते हो ना, पहले पैसा दोगे तब आपका कार्ड चालू होगा। सिमिलरली जब मजदूर अपना अंशदान ईएसआई को दे चुका होता है, तब उसका अधिकार बनता है उसमें सेवा लेने का। और ये जो दो पिछले कोरोना के पीरियड आए हैं, उनके अंदर तो पूरी दादागिरी सरकार ने कर दी। अपना कोई काम किया नहीं, ना इस बीके अस्पताल का कोई सुधार किया, ना अपने कोई और चीज किए, और झपट लिया एकदम से मजदूरों का अस्पताल। आपको बता दूं, सुन के शायद
थोड़ी बहुत हैरानी हो सकती है। करीब 3,500 मजदूर रोजाना ओपीडी में आते हैं। 3,500 मायने रखता है। बीके में तो मुश्किल से 1500-1700 ही आते हैं। हमारे यहाँ 3,500, कभी 3.5, कभी 3.25, कभी 4,000 तक डेली ओपीडी में आते हैं। और हर वक्त 500-600 मजदूर मरीज जो हैं इंडोर पेशेंट रहते हैं। और हर रोज़ दर्जनों कितनी ऑपरेशन हो रहे हैं, कितनी डिलीवरियाँ हो रही हैं, कितने और काम हो रहे हैं। उन सबको आपने एक दिन बोर्ड लगा दिया, भैया आज से ये कोरोना हो गया और तुम भाग जाओ। ये क्या मतलब हुआ? बदतमीजी है, दादागिरी है, गुंडागर्दी है सरकार की। क्या हवाला दे रहे हैं? वो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कानून अंग्रेज बना के दे गए थे, भी महामारी में आप कानून बना के लागू कर दो। अरे तो कानून मजदूर पे क्यों लागू हो रहा है? तुम उस पर लगाओ ना, जो तुमने दुनिया भर के व्यापारी अस्पताल खड़े कर रखे हैं। वहाँ एक एक मरीज से आप जो 20-20 लाख रुपए, उनसे 30-30 लाख रुपए लेके आपने वो निचोड़ लिया। उसके बाद जो मरने लगा, वेंटिलेटर लगा के आप ये सही में छोड़ गए। आपने उनको तो कभी पूछा ही नहीं। तो अगर आपने एक्वायर करना है, आपने कब्जा करना है, तो इन पे कर लो ना, आप एशियन पे कर लो ना, मेट्रो पे कर लो ना, सर्वोदय पे कर लो ना। जितने आपने दुकान बड़े बड़े कमर्शियल खोल रखे हैं, जो अरबों रुपया कमा रहे हैं, उनको तो आप पूछते भी नहीं हो। अरे चलो कब्जा नहीं करना तो 10-20% बेड ही रिजर्व कर लो, एक भी तो नहीं। सारा क्यों करो? क्यों तुम्हें तो ये दिख रहा है गरीबों का अस्पताल? मजदूर हैं, बिखरे हुए हैं। अब ना तो ये हड़ताल करते हैं, कभी ना लड़ाई करते हैं। ये तो गाय बनी हुई हैं, इनको जिधर मर्जी हाँक दो, बोलते नहीं है। लेकिन इस बार मजदूर ऐसा नहीं है। इस बार मजदूर ने कमर कस ली है कि हम इसको इस तरह से कब्जा नहीं करने देंगे। मैं इसी संदर्भ में एक चीज़ और बता दूं। जब पिछली बार 21 में ये इस पे कब्जा किया था, तो मजदूर मोर्चा ने लिखा था, ये शायद मई की बात है, अब मुझे अंक याद नहीं किसमें लिखा था। हमने कहा था भाई आपने इस पे कब्जा कर लिया, अपना अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो खोल रखा है, जिसको आपने 2 साल से लिए बैठे हो, इसको क्यों नहीं चलाते आप? इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन हमने लिखा, उसके अगले ही दिन खट्टर जी का बयान आ गया, अगर मैं इसको 2 दिन में चालू कर दूंगा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। 2 दिन में तो क्या करना था, 4 दिन बाद खट्टर जी आ गए हैं घूमने, क्योंकि उन दिनों में इनकी हिम्मत नहीं थी गांव देहात में घुस सके हरियाणा में। इस बहाने आ गए, और वहाँ आए भी तो लोगों ने जो मौका था विरोध करने का वो तो किया ही किया, लेकिन कह गए कि हम इसको चालू कर देंगे, चालू करेंगे, फौज से करवाएंगे। अरे फौज से क्यों करवाओगे? तुम करो ना चालू, फौज के पास अपने बहुत काम है। खैर वो कह के चले गए। हफ्ता 10 दिन बाद ये पूरी चोर मंडली, कृष्ण पाल गुर्जर और मंत्री जो है आपके सांसद भी है, और ये 2-4-5 जो एमएलए सरकारी, ये वहाँ पे गए पाखंड करने के लिए, हवन यज्ञ करेंगे। वो फौज के भी कुछ अफसर आ गए, अब जो अस्पताल चालू करेंगे। हवन यज्ञ हो गया, वो फौजी भी 10-20 दिन बैठ के चले गए। आज भी देख लो उस अस्पताल की हालत क्या है, एक भी तो कोई इलाज नहीं वहाँ पे। 106 नर्सें उस अस्पताल के लिए भर्ती की गई, लेकिन नर्स से क्या करें जब वहाँ है ही कुछ नहीं। उन नर्सों को उठा के आपने बीके में लगा दिया। बीके में ऑलरेडी 100 नर्सों की पहले ही वैकेंसियां पड़ी हुई थी खाली, वो चली गई। चलो अब उन नर्सों को भी जब से भर्ती की है पिछले 4-5-6 महीने से, एक भी तो वेतन पहला नहीं मिला उनको आज तक। मतलब नर्सों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं, उस मेडिकल कॉलेज में को चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, पाखंड करने के लिए पूरे पैसे हैं। कभी आप गीता महोत्सव मना रहे हैं, कभी आपको फलाना महोत्सव मना रहे हैं, कभी आप अपने अखबारों में विज्ञापन छपवा रहे हैं, दुनिया भर के घोटाले करा रहे हैं। 200-200 करोड़ की आपकी फाइलें गुम हो जाती हैं। कभी आप नाहर सिंह क्या नाम स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम के लिए 165 करोड़ की आप वो योजना बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं। मतलब पाखंड करने के, लूटने के तो रास्ते अनेक हैं, पर जो काम करने का है पब्लिक के लिए वो नहीं करेंगे आप लोग। आपका एक और बयान बड़ा चर्चित रहा पिछले दिनों कि गैर आईपी का ईएसआईसी अस्पताल में इलाज होना ही गैर कानूनी है। इस पे थोड़ा और बात कैसे? पूर्णतः गैर कानूनी है, ये असंवैधानिक है। ये मैं इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, वाजिब है मौके के अनुसार। किसी ज़माने में जब साहब सिंह वर्मा केंद्रीय श्रम मंत्री थे, और वो यहाँ फरीदाबाद में आके अपना भाषण झाड़ रहे थे, तो किसी ने कह दिया भाई ये सेक्टर 8 का अस्पताल जो खड़ा है, इसको पब्लिक के लिए चालू कर दो। उन्होंने फट से कह दिया चालू कर दो भाई। डीसी साहब होते थे कोई अनिल मलिक, अनिल मलिक ने यहाँ पे उन दिनों में ईएसआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते थे डॉक्टर भाटिया,
जो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उनको आदेश आ गया भई इसको चालू कर दो पब्लिक के लिए। तो अब भाटिया साहब डॉक्टर जसवंत को साथ लेके चले गए डीसी के पास और डीसी को बताया कि ये इस तरह से आप चालू नहीं करा सकते। उनको एक उदाहरण दिया कि पीछे कुछ दिनों पहले ईएसआई के कुछ कर्मचारियों ने ईएसआई की सुविधाओं का अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और जब पता लगा तो उनसे बाकायदा रिकवरियां हुई, उनको चार्जशीट किया गया कि तुमने कैसे इसको ले लिया। तो ये उदाहरण जब डीसी को दिया, पहले तो डीसी तिलमिलाया, फिर उसको समझाया कि ऐसे आप नहीं कर सकते, अगर आपको करना ही है तो आप ईएसआई हेडक्वार्टर को लिखिए या आप हमें डायरेक्ट लिखित आदेश दीजिए। तब डीसी साहब को समझ में आ गया कि आप कहाँ फंस गए हो। तो अभी पिछले दिनों भी अब ये चर्चा में बात आ रही है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का इलाज गैर कानूनी तौर पे गैर आईपी लोगों ने लिया है। उसमें बड़े मंत्री भी शामिल हैं। चर्चा में रहा कि मंत्री गंगवार जी यहाँ पे तमाम इलाज की सुविधा लेते रहे। क्या उनका हक बनता था इस तरह के इलाज की सुविधा लेने का? और अगर ले लिया है तो ये रिकवरी कैसे होंगी? अब क्या हो सकता है? क्या करना चाहिए? अंधी पीस रही है, कुत्ते चाट रहे हैं, इससे आगे मैं क्या कहूँ। अब 200 करोड़ के कोई आंकड़े तो मेरे पास हैं नहीं। जितने भी मरीज गैर कंट्रीब्यूटर जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, नॉन आईपी जो इलाज करा के गए हैं, वह सारे ही गुनहगार हैं और सबसे वसूली की जानी चाहिए, बल्कि उनसे, उनको भेजने वालों से वसूली की जानी चाहिए। जिस सरकार के आदेश से वो लोग दाखिल किए गए और दाखिल करने पे जो खर्चे आए गए, मेरे पास कोई सीधी कैलकुलेशन तो नहीं है। किसको करना चाहिए वसूली? कौन है इसके लिए अधिकृत आदमी? सरकार है, ईएसआई कॉरपोरेशन है, कानून है, लेकिन कानून तो आजकल ये जो इनकी क्या नाम बांदी बनी हुई है, जो जिनके हाथ में सत्ता है, सत्तारूढ़ लोगों का जो गिरोह है, सत्तारूढ़ जो गिरोह है, उनके हाथ की मैं बांदी कहूंगा, उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। जिसको चाहे कानून तो मोम की नाक बना रखा है, जिसमें दम होता है उसको अपनी तरफ मोड़ लेता है। तो ये कानून का खुला दुरुपयोग हो रहा है और इसको रोकने का वाहिद एक ही तरीका है कि मजदूर लामबंद हो जाएं और लामबंद होकर अपने अधिकार के लिए लड़ें, जैसा कि इस बार इन्होंने किया है। जम के पर्चे बांटे गए हैं, जम के धरना प्रदर्शन किया गया है। डीसी साहब बादल को भी जाके नोटिस दे आए हैं, हमारे ज्वाइंट ट्रेड यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं वो दे आए हैं, बड़ा अच्छा किया है और उनको समय रहते सचेत कर दिया गया है कि वो ऐसी गुस्ताखी ना करें, ऐसी हठधर्मी ना करें, और ऐसा करेंगे तो मजदूर जो है इस बार घुसने नहीं देगा किसी गैर आईपी को। और जिस तरह पिछली बार उन्होंने खदेड़ दिया कि जाओ ओपीडी बंदा भाग जाओ यहाँ से, इस बार कोई मजदूर भागेगा भी नहीं और डट के आएगा और बिल्कुल अपने ओपीडी के अंदर अपना हक वसूल करेगा। ये इसमें संदर्भ एक बात और बता दूं मैं, रह ना जाए, बीके अस्पताल में 102 मरीजों का, कोरोना मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इसके लिए भी पैसे डेनमार्क से एक भीख में मिले थे, 12 करोड़ रुपए जो एनसीआर में लगाने थे, उसमें से 4 करोड़ रुपए बीके के हिस्से भी आ गए। इन्होंने वो 4 करोड़ तो वो आगे और 1-2 करोड़ इधर उधर से खर्च करके, वो आपने कभी देखा हो तो पीछे बीके की जो बिल्डिंग है उसके पिछवाड़े इस्पात स्टील से झोंपड़ी नुमा वार्ड बनाए हैं। वार्ड तो बना दिए, भीख में पैसे मिल गए। अब उसको चलाने के लिए डॉक्टर और बाकी स्टाफ तो है नहीं, वो तो खड़ा है, दिखा देंगे, विकास कार्य गिनाएंगे, देखो हमने विकास कर दिया, बिल्डिंग दिख रही है, झोंपड़ियां बनी हुई हैं, वार्ड बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन है अंदर क्या है? अंदर अंदर पोल है, खोलम खोल है, अंदर कुछ नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं, इन्होंने सोचा भाई भर्ती करने की जरूरत नहीं, भर्ती करने की नौबत आएगी, पेशेंट आएंगे तो ये सही है ना, उधर पेल देंगे, लेकिन इस बार पेल के दिखाना, हम बताएंगे कैसे पेलते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, जब ईएसआईसी डिस्पेंसरी में कोई आईपी अपने माँ, अपने पिता का इलाज कराने जाता है, वहाँ पे उनका नाम बाकायदे ईएसआई कार्ड में होने के बावजूद उनसे एक एफिडेविट लिया जाता है। कोर्ट से एक मजदूर आदमी अपनी नौकरी छोड़ के तो डिस्पेंसरी पहुंचा है, अब दिहाड़ी छोड़ के,
फिर उसके अपने साथ में बीमार माँ-बाप को लेके पहुँचा है, फिर बीमार माँ-बाप को वो डिस्पेंसरी में छोड़ेगा, फिर वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में टाइपिस्ट से एक एफिडेविट बताएगा, 2-400 रुपए उसमें खर्च करेगा, फिर वो लाके डिस्पेंसरी के डॉक्टरनी साहिबा को देगा, फिर उस पे 10 बातें रोब-दाब झाड़ने के बाद डिस्पेंसरी साहिब की डॉक्टर उसको अगर उनको दया आ गई तो उसको दवाई देंगी, नहीं तो कह देंगे भई ये आपकी नहीं है और ये इस तरह का नहीं है और उसको भगा देंगे। और इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा मामला हुआ, कितने लोगों को मतलब गैर कानूनी तौर पे इलाज मिला और इस पे कहीं कोई बोलने वाला नहीं है, कहीं कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, असली मज़ाक तो तब बनता जब वो दिहाड़ी खराब करके और एफ़िडेविट भी ले आया और उसके बाद डॉक्टर ने कहती है अच्छा, ये हमारे पास तो दवाई नहीं है और इलाज भी नहीं है, अब आगे चला जा। वो उससे बड़ा मज़ाक तो तब बनता है। और मैं ये कहता हूँ वो क्यों ना मज़ाक करें, वो क्यों ना मज़दूर को घुमाएँ, क्यों ना मज़दूर को भटकाएँ, क्योंकि मज़दूर ने तो लड़ना सीखा नहीं और जो सीखा था भूल गया। जब लड़ना नहीं सीखोगे, लड़ना शुरू नहीं करोगे तो ऐसे ही भगाया जाएगा, ऐसे ही भगाएँगे, इलाज भी नहीं करेंगे और भगाएँगे भी। तो जब तक लड़ना नहीं सीखोगे, अड़ना नहीं सीखोगे, अपने अधिकारों को समझोगे नहीं, तो ऐसे ही तुम्हें भटकाया जाएगा। आप बता रहे थे कि ईएसआईसी के पास बहुत पैसा है, कई हज़ार करोड़ आपने बताया और 1,17,000 करोड़ आपको याद रखना चाहिए ये। 1,17,000 करोड़ रुपया हाँ, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन के पास है, हाँ। जो कि आज सिर्फ़ की तारीख में है। जो कि सिर्फ़ मज़दूरों का पैसा है। हाँ, मज़दूरों के से दिया गया पैसा है और वसूला गया। वसूला गया पैसा है हाँ, और इत्तेफ़ाक से ये हमारे लिए इसको अच्छी बात कहें, जो भी कहें कि एक बहुत अच्छी बिल्डिंग फ़रीदाबाद में देखने दिखाने के लिए हो गई है कि एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर जो नज़ारे मैंने जो खुद देखा है कि मतलब भयंकर लाइनें, लंबी-लंबी लाइनें, अगर सुबह 8 बजे कोई मज़दूर घर से 4 गोली लेने के लिए निकला है, तो वो शाम को 4 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है, उसके बाद आदमी वहाँ से निराश, हताश, बड़ी परेशानी के साथ घर लौटते-लौटते वो शाम के 6-7 बजे तक अपने घर पहुँचता है। हुँ। तो ये लाइनों का जो सारा तामझाम है और अभी कल एक मज़दूर साथी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उनके पित्त की थैली में पथरी है और पथरी का ऑपरेशन कराना, उस ऑपरेशन के लिए 4 महीने बाद की डेट दी गई उन्हें और जबकि उनकी हालत बेहद ख़राब है और मजबूरी में लेट काम होने की समस्या है। इन सबको कैसे ठीक किया जाए? आप क्या मतलब मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके लिए आप मज़दूरों से भी क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल प्रबंधन से भी क्या कहना चाहेंगे? और इसके लिए मैं पहले बोल चुका हूँ, हुँ, आपने अगर गौर किया हो। हुँ, तो सारे काम अगर एक ही बड़े हॉस्पिटल में कराओगे तो ऐसा ही होगा। इसके लिए जो मैं 13, 14, 15 हमारे यहाँ डिस्पेंसरियाँ हैं, जो काम उनमें होने चाहिए, जो गोली वहाँ मिलनी चाहिए, उसके लिए मज़दूर सारा दिन यहाँ बैठा रहे, ये अन्याय उस वजह से हो रहा है। हर जगह अगर छोटे-मोटे इलाज जो वहाँ पे सेक्टर 8 के में होने चाहिए, वो भी नहीं हो रहे, डिस्पेंसरी में कुछ नहीं हो रहा, तो सब यहाँ आएगा तो ऐसा ही होगा। और सवाल ये उठता है कि मज़दूर उसके लिए शांत क्यों है? हल्ला क्यों नहीं करता? डिस्पेंसरी को क्यों चालू नहीं करवाता? जब मंत्री यहाँ पे आता है, श्रम मंत्री यहाँ पे आता है, श्रम मंत्री का जो बाप है असली, जिसके अंडर श्रम मंत्रालय है, वो अपना दुष्यंत चौटाला हर हर महीने मीटिंग करके जाता है यहाँ पे, उसको क्यों नहीं घेराव करते? क्यों नहीं मज़दूर इकट्ठे होके आते? आपने श्रम विभाग ले लिया, तो श्रम विभाग में आप कर क्या रहे हैं? यही ना कर रहे हैं कि वहाँ की जितनी डिस्पेंसरियाँ बंद करके रिसार ले जाओ उनको? यही काम करने के लिए आपको श्रम मंत्रालय दिया गया है। तो बोलने वाला कोई नहीं है तो क्यों ना सरकार गुंडागर्दी करे? सरकार तो करेगी। सरकार के पास तो गुंडागर्दी करने का लाइसेंस है। आपके पास लड़ने का लाइसेंस है तो आप लड़ते क्यों नहीं हो? अपनी डिस्पेंसरी को चालू कराने के लिए लड़ते क्यों नहीं है? अपना हॉस्पिटल 8 सेक्टर वाला चालू कराने के लिए क्यों नहीं लड़ते? लड़ेंगे नहीं तो ऐसे ही मौज रहेगी फिर तो। आप मज़दूरों से वो लड़ना भूल चुके हैं, लड़ना फिर से उन्हें सीखना पड़ेगा, हाँ। ऐसी बात कह रहे हैं और निश्चित तौर पे इसके अलावा कोई विकल्प है भी नहीं। लेकिन आप क्या कोई कार्यक्रम, कोई तरीका, कोई चीज़, ऐसी चीज़ बता सकते हैं जो मज़दूरों को हाल-फिलहाल करना चाहिए, वो करें? देखिए, मैं कोई संगठन करता तो हूँ नहीं। हुँ, ये बात ठीक है कि मैं खुद एक मज़दूर के रूप में शहर में आया था, जनवरी 75 में। मैंने भी एक मज़दूर की तरह गुडियर में रबड़ ढोने पे लगा था। फिर मैंने सीटू में भी काम किया, सीटू के साथ संगठन में जुड़ा, हिंद मज़दूर सभा के साथ जुड़ा, काम किया, यूनियनें बनाई, गठित किया, काफ़ी संघर्ष किए मज़दूरों के साथ मिलके। तो उसके बाद कलम उठाई तो 36 साल से अखबार लिख रहा हूँ।
अब ये काम तो जो संगठन करने के लोग साथी ज़िम्मेवार हैं, संगठनकर्ता हैं जिनके पास ट्रेड यूनियन का ही होल टाइम है, तो उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ, उनसे चाहूँगा कि वो मज़दूरों को लामबंद करें और मज़दूरों के साथ जुड़ें और उनको जुड़ाएँ, फालतू उनको तैयार करें। तो हम तो सिर्फ़ उनके साथ सहयोगी ही हो सकते हैं और जो लड़ने के तरीके हैं, वो भी उनको पता हैं, कोई नई तरीके तो हैं नहीं। सभी जानते हैं कैसे हड़ताल करनी है, कैसे घेराव करना है, कैसे मंत्रियों को काले झंडे दिखाने हैं, कैसे उनका स्वागत करना है, कैसे उनकी गलत नीतियों के खिलाफ अपने आवाज़ बुलंद करनी है। ये काम तो मज़दूर नेताओं का ही करने का काम है। तो हम तो खाली उनके साथ उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जो बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया नहीं करता, वो काम हम मज़दूरों के लिए कर सकते हैं। तो साथियों, आप सुन रहे थे सतीश जी को, जिन्होंने ये बताया कि मजदूरों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अपनी संगठित ताकत और उसके दम पर विरोध और उसके दम पर सरकारों को झुकाना, उनसे अपनी मांगों को मनवाना, ये इसके अलावा कहीं ना ईएसआईसी में कुछ सुधार आ सकता है, ना मजदूरों के आम जीवन में कुछ सुधार आ सकता है। जो तात्कालिक मुद्दा है, उस पे कामरेड का और मजदूर समाचार का भी यही संदेश कि जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, आपको संगठित होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा और इस पूरी प्रक्रिया में कामरेड सतीश जी भी, मजदूर समाचार भी और शहर में ऐसे बहुत सारे मजदूर पक्षधर लोग हैं जो आपकी इस पूरी प्रक्रिया में, इस लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मजदूर समाचार।